मेरा नाम रागिनी है। मेरे पति का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनकी बुआ के। उन्होंने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। मैंने उनसे ज़्यादा अजीब औरत अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। कहने को तो वो बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी वो ऐसी ऐसी हरकतें करती थी जो अपने कदमों पर चलने वाला कोई सेहतमंद इंसान भी नहीं करेगा। वो ऐसा क्यों और कैसे करती थी, ये मुझे तब पता चला जब वो इस दुनिया से चली गईं, क्योंकि जिस रात उनकी मौत हुई थी, मैं उनके कमरे में जाकर लेट गई थी। जैसे ही मैं उनके बेड पर जाकर लेटी तो अचानक बेड हिलने लगा। जब मैंने सामने देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने तो मेरे पति की बुआ सही सलामत। मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी मानव के साथ यही सोचकर करवाई थी कि उसके परिवार में कोई भी नहीं था। सिर्फ एक उसकी बुआ ही थी जो उसकी माँ की उम्र की थी। वो उनको अपनी माँ ही मानता था, क्योंकि उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी बुआ ने कभी शादी नहीं की थी। हमने तो यही सुना था कि बुआ जी ने मानव की खातिर शादी नहीं की। उनको अपने भाई भाभी के मरने का इतना गम था कि वो अपने भतीजे मानव को अनाथों की जिंदगी गुजारने नहीं दे सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपना जीवन मानव की जिंदगी के लिए त्याग दिया और उसकी परवरिश करने लगी, उसे पढ़ाया लिखाया। और आज वो जब शादी के लायक हुआ तो वो उसके लिए रिश्ता तलाश करने लगी। उन्होंने माँ बनकर उसकी परवरिश की और आज वो उसकी शादी करके उसकी जिम्मेदारी से फ्री हो जाना चाहती थी। मैंने सुना था कि शारदा बुआ अच्छी औरत है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बुआ सास ही मेरे लिए एक ऐसा सवाल बन जाएंगी जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। जब मेरी शादी मानव के साथ हुई तो बुआ जी अपने कदमों पर चलती थी। वो बिल्कुल ठीक थी, सेहतमंद थी। वो अपने कमरे में मुझे कभी जाने की परमिशन नहीं देती थी। वैसे तो वो घर के लगभग सारे ही काम मुझसे करवाती थी और खुद हिलकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती थी, लेकिन अपना कमरा खुद ही साफ करती थी, अपना बिस्तर भी खुद ही ठीक करती थी और अपनी अलमारी को भी खुद ही मैनेज करती थी। वो अपने कमरे के दरवाजे के पास भी मुझे कभी खड़ा होने नहीं देती थी। घर के हालात पहले ही अच्छे रहे थे। घर के हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। शादी के बाद मेरे पति पर कर्ज हो गया था, इसलिए घर में कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं बनती थी। एक रात मुझे अचानक स्वादिष्ट खाने की खुशबू आई। मैंने अपने पति की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था और वो बिल्कुल बेखबर थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि ये खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है। घर के अंदर ही कहीं से खाने की खुशबू फैल रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि भूख भी ज्यादा लगी थी, लेकिन खुशबू मुझे बार बार महसूस हो रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने किचन में बर्तन देखे। एक भगोनी में बची हुई ग्रेवी और एक हॉटपॉट में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे। ये नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि रात के समय ये खाना किसने बनाया और किसने खाया। मुझे लगा शायद बुआ जी ने खाया होगा, लेकिन फिर सवाल यही था कि उन्हें ये खाना लाकर किसने दिया, क्योंकि घर से बाहर होटल तो काफ़ी दूर था। मेरे पति मुझे या बुआ जी को कभी अकेले बाजार भी नहीं जाने देते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि जो भी चीज़ चाहिए वो मैं खुद ही लाकर दूंगा। अगर मेरे साथ चलना हो तो चल सकती हो। लेकिन बुआ जी का मेरे साथ व्यवहार बहुत सख्त था। उनका नाम शारदा था। वो बड़ी खुदगर्ज औरत लगती थी, जबकि मेरा पति हमेशा यही कहता था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी खातिर शादी नहीं की और मेरी अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन तक किया है। इतना तो शायद मेरे अपने माता पिता भी मेरे लिए नहीं करते जितना बुआ जी ने किया है। वो हमेशा बुआ जी की तारीफ करते थे और उनके शुक्रगुजार रहते थे। उनका कहना था कि मेरे लिए बुआ जी ही मेरी सब कुछ है। बुआ जी की एक सहेली थी जिनका नाम अलका था। वो भी इसी मोहल्ले में रहती थी और वो अक्सर मेरी बुआ सास से मिलने के लिए घर में आती रहती थी। चाहे तेज की गर्मी हो या तेज की सर्दी, बुआ जी हमेशा उन्हें अपने कमरे में ले जाकर बैठ जाती थी। मैंने कई बार देखा था कि वो दोनों कमरे के अंदर बंद होकर घंटों तक बातें करती रहती थी और जब बाहर निकलती थी तो अलका आंटी मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखती थी, जैसे मेरे बारे में कुछ जानती हूँ जो मैं नहीं जानती थी। एक दिन मैं बुआ जी के कपड़े धो रही थी, क्योंकि घर में यही मेरा रोज़ का रूटीन होता था कि सब काम मैं ही करती थी। मैं कपड़े धोकर निचोड़ रही थी जब मुझे उनकी कमीज के साथ एक अंगूठी अटकी हुई मिली थी। वो अंगूठी सोने की लग रही थी और काफी भारी थी। मैंने आइडिया लगा लिया था कि कम से कम ये 2-3 तोले की अंगूठी होगी।
मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सोना नहीं देखा था। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन सोने की एक ख़ास चमक और रंग होता है, जिसे इंसान पहचान लेता है। वो अंगूठी लेकर मैं बुआ जी के कमरे में गई। वो उस समय अपने बेड पर बैठी हुई थी। मैंने धीरे से कहा, बुआ जी, क्या ये आपकी अंगूठी है? ये कपड़ों में लगी हुई थी। वो उसे देखकर अचानक घबरा गईं और जल्दी से बोली, सोने की अंगूठी? अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो आर्टिफिशियल अंगूठी है जो मैंने अपनी उंगली में पहनी थी। हो सकता है मेरे हाथ से धोखे से निकल गई हो। अच्छा हुआ मिल गई। मैंने कहा, बुआ जी, ये तो बहुत भारी लग रही है। अगर ये पानी में गई है तो खराब हो सकती है। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ, ये बेकार है। तुम इसे छोड़ो, ज्यादा बातें मत करो और जाकर अपना काम करो। फिर उन्होंने मेरे हाथ से अंगूठी को जल्दी से लेकर एक तरफ रख दिया। उनके अंदाज में अजीब सी बेचैनी थी, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल रह गया था कि अगर ये कोई मामूली अंगूठी है तो इतनी सावधानी क्यों की जा रही है। उसी समय मेरे दिमाग में अलका आंटी का चेहरा आ गया था, जो मुझे हमेशा अजीब नज़रों से देखती थी। मुझे शक होने लगा कि शायद कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। हमारे घर के हालात पहले ही बहुत ख़राब थे। मेरे पति पर कर्जा बढ़ता जा रहा था और घर में अक्सर ज़रूरी चीज़ भी मुश्किल से पूरी होती थी। एक दिन मेरे पति मानव ने कहा कि हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमें बहुत सी चीज़ों के बिना गुजारा करना पड़ेगा। आज से दूध नहीं आ सकेगा। दूध बहुत महंगा हो गया है। हम नाश्ते में सिंपल चाय पियेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर परेशानी थी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, हम जैसे भी चल रहा है वैसे ही गुजारा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अफ़सोस है, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पा रहा जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। मैंने जवाब दिया कि आप फ़िक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सच ये था कि मेरे दिल में भी डर था, क्योंकि हालात तो सच में बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर मेरे पास कोई हुनर होता तो मैं ज़रूर कुछ कर लेती, लेकिन ना मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही मेरे पास कोई ऐसा काम था जिससे मैं पैसे कमा सकूं। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं घर का खर्च कम से कम करने में मदद करूंगी, ताकि घर का बोझ कुछ हल्का हो सके। इसी सोच के साथ मैंने खुद को मजबूत कर लिया था और हर छोटी बड़ी चीज़ में बचत करने की कोशिश शुरू कर दी थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे बुआ जी के पास पैसे होते हैं, उनके पास दौलत है और बहुत सा सामान भी है, लेकिन वो सब कुछ छुपा रही हैं और मानव को भी कुछ नहीं बता रही। ये बात मैं किसी इल्ज़ाम की तरह नहीं सोचती थी, लेकिन घर के हालात देखकर मेरे दिमाग में ये ख्याल बार बार आता था कि इतनी तंगी के बावजूद भी वो कभी कभी अचानक गायब हो जाती थी। वो कभी सुबह घर से निकल जाती थी और शाम को वापस आती थी, और कभी कभी तो सारा दिन घर में ही नजर आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह घर से गई और शाम तक वापस ही नहीं आई थी। मैं पूरा दिन घर के कामों में लगी रही और बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब वो वापस आए तो मैंने अपने पति से धीरे से कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, आज पूरा दिन काम ही किया है। बुआ जी भी घर पर नहीं थी, इसलिए सारा काम मुझे ही देखना पड़ा। ये बात सुनते ही बुआ जी जल्दी से बोली, अरे मैं कहाँ गई थी रागिनी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो मानव से? ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि आप घर पर नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही कि आप कहाँ गई थी। शायद आप अलका आंटी के घर गई होंगी या कहीं और होंगी। वो तेज़ आवाज़ में बोली, मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो घर पर ही थी। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। फिर वो सीधी मानव की तरफ पलटी और बोली, देखो मानव, तुम्हारी पत्नी कैसी बातें कर रही है। मैं सारा दिन घर में ही थी। ये शायद सो रही होगी, इसलिए इसे कुछ याद भी नहीं है। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर नाराज़गी आ गई थी। वो बोले, तुम्हें क्या पता होता है, तुम तो हमेशा घर के काम से थककर सो जाती हो। तुम्हें घर के हालात के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। बुआ जी तो घर पर ही होती हैं, वो कभी कहीं नहीं जाती हैं। तुम बेवजह बातें बना रही हो। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उन्हें जाते हुए खुद देखा था। लेकिन मेरे पति ने मेरी बात काट दी और सख्त अंदाज में बोले कि मेरी बुआ कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अभी आई हो मेरी ज़िंदगी में। अभी तुम्हें यहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा बातें मत किया करो। उसी लम्हे मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ही घर में मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं रही। बुआ जी ने मेरे पति के सामने मुझे ऐसे पेश किया जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ, और मुझे खुद अपनी ही हकीकत पर शक होने लगा था।
शादी के बाद झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच होता है। जब हमारा झगड़ा होता था तो मैं भी अपने पति को मीठे मीठे ताने देती थी कि बुआ जी की तो तुम्हें कोई हरकत नजर ही नहीं आती। मुझे तो वो औरत बहुत ही अजीब लगती हैं, पता नहीं क्या छुपाती रहती हैं, और आप भी उनकी वजह से मेरे पीछे पड़े रहते हो। मानव तो अपनी बुआ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते थे। कहते थे कि मेरी बुआ बहुत अच्छी औरत है। जिस औरत ने मेरी खातिर सारी जिंदगी अपने बारे में नहीं सोचा, वो औरत कभी बुरी नहीं हो सकती। उन्होंने हमेशा मेरा भला सोचा है, मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बचपन में अच्छे तरीके से रहूं, पढ़ाई करूं, उसके लिए उन्होंने बहुत ही कुर्बानियां दी हैं। पता है वो किसी अमीर आदमी के घर में बर्तन धोती थी। ये बात वैसे भी मुझे पता नहीं थी कि वो किसी अमीर आदमी के घर में काम करती थी। हमारे परिवार में भी गरीब लोग थे और मेरे ससुराल में भी, लेकिन कोई भी इतना गरीब नहीं था कि किसी के घर का नौकर बना हो। गरीब तो थे, अपना खाते थे, लेकिन थोड़ा खाते थे। ज्यादा खाते थे तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, और ना ही कभी किसी के नौकर बनकर किसी के घर में काम किया था। इसलिए ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, जैसे बुआ जी ने वाकई मानव के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद की है। उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है, क्योंकि किसी के घर का नौकर बनना किसी भी इंसान की आखिरी कोशिश होती है। एक दिन बुआ जी कहीं गई हुई थी, और जब वो वापस आई तो वो अपने कदमों पर चलकर नहीं आई थी, बल्कि एक एम्बुलेंस में लाई गई थी। घर के बाहर शोर हो रहा था, लोग इकट्ठा थे, और मैं दरवाजे से खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। बुआ जी को जल्दी से अंदर लाया गया था। उनको उनके बिस्तर पर लिटा दिया गया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें बंद थीं। उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। पता चला था कि उनको पैरालाइज का अटैक हुआ है। अलका आंटी ही उनका सहारा अलका आंटी ही उनको सहारा देकर घर तक लाई थी। उनके हाथ तो हरकत कर रहे थे, लेकिन टांगे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं वो नज़ारा देखकर दंग रह गई थी, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। जब मानव घर आए तो वो भी घबरा गए थे। उन्होंने अंदर आते ही पूछा कि ये सब कैसे हुआ, बुआ जी को क्या हुआ। उनकी आवाज़ में डर था और उनके कदम तेज थे। मैं जैसे ही बोलने लगी कि शायद वो कहीं गई थी और वहां से उनको कुछ हुआ, तो जल्दी से अलका आंटी ने मेरी बात काट दी। उन्होंने तेजी से कहा कि नहीं नहीं, ये बात गलत है। ये छत पर जा रही थी और सीढ़ियों से गिर गई। मैं खामोश हो गई और मेरी आंखें उन दोनों पर ही जम गईं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये औरत ऐसा क्यों कह रही है और हकीकत क्यों छुपाई जा रही है। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं सच बता दूं, लेकिन मुझे अपना पिछला एक्सपीरियंस याद आ गया कि मेरी बात पहले भी कभी किसी ने नहीं मानी थी। इसीलिए मैं खामोश खड़ी रही। मेरे पति ने अलका आंटी की बात सुनकर जल्दी से यकीन कर लिया था और मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हें क्या पता होता है, तुम तो हमेशा गलत बातें ही सोचती हो। तुमने मेरी बुआ जी को देखा ही कब है? मैंने धीरे से कहा कि मैंने उन्हें जाते हुए देखा था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अलका आंटी ने मेरे पति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, ये सब एक हादसा है और तुम्हारी बुआ अब आराम करेंगी। फिर वो जाने लगी और जाते जाते उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ख्याल रखना शारदा का, और जो वो कहे उसे मानना, और जैसा वो कहे उसको मान लिया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उनके अंदाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे ये नसीहत नहीं बल्कि कोई हुक्म हो। मैं उनकी आंखों में देखकर खामोश हो गई थी और मुझे अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हुआ था। उस दिन के बाद बुआ जी पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई थी। अब उनके सारे काम मेरे सर पर आ गए थे। मैं उनको खाना खिलाती थी, मैं उनके कपड़े बदलती थी, मैं उन्हें बाथरूम तक लेकर जाती थी और मैं ही उनकी सेवा करती थी। उनका शरीर लाचार हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही पुराना सख्तपन मौजूद था। मैं उनके पास बैठती थी तो वो अक्सर मुझे खामोशी से देखती रहती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं सकती। घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया था और मैं अंदर से थकने लगी थी। मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि एक बीमार इंसान के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन दिल के अंदर एक दर्द भी था, क्योंकि वही औरत थी जिसने मुझे हमेशा झूठा बनाया था और जिसने मेरे बारे में मेरे पति के सामने मुझे गलत साबित कर दिया था। मैं अक्सर सोचती थी कि ये औरत आखिर मुझसे क्या छुपा रही है और क्यों अपनी जिंदगी के बारे में सच नहीं बताती। मुझे ये भी महसूस होता था कि अलका आंटी का अंदाज उस दिन के बाद और भी ज़्यादा सख्त हो गया था। वो जब भी आती थी मुझे देखकर ऐसे बात करती थी जैसे मैं घर की कोई अहम चीज़ नहीं हूँ।
एक दिन मैंने दिल में सोचा कि शायद सच जानना ही मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन फिर मैं रुक जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने वो दोबारा कोई बात की तो शायद फिर से मुझे ही गलत साबित कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने खामोशी को अपना हिस्सा बना लिया था और हर दिन उसी बोझ के साथ जिंदगी गुजरती गई, जिसमें सेवा भी थी, खामोशी भी थी और एक अंदरूनी जंग भी थी। मुझे अक्सर ये एहसास होता था कि जो औरत मेरे सामने बेबस पड़ी है, वो कभी मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल थी, और अब वही सवाल मेरे हर दिन को खामोशी से खा रहा था। बुआ जी को बिस्तर पर पड़े हुए 3 महीने गुजर चुके थे। उस दौरान घर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब चल फिर नहीं सकती थी और उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे उनके कमरे में कोई आता जाता है या अंदर हल्की हल्की बातों की आवाज़ आती है, लेकिन वो मुझे पहले ही सख्ती से कह चुकी थी कि जब तक मैं खुद ना बुलाऊं, तुम अपने आप मेरे कमरे में मत आना। उनके अंदाज में हुक्म था और मैंने खामोशी से ये बात मान ली थी। अब उनको जब भी कोई काम होता था तो वो छोटी सी बैल बजा देती थी, जो उन्होंने अपने कमरे में लगवा रखी थी। उस बैल की आवाज़ आते ही मैं जल्दी से उनके कमरे में चली जाती थी। उनका कमरा हमेशा बंद रहता था और अंदर का माहौल बहुत ही खामोश और भारी महसूस होता था। कभी कभी मुझे लगता था जैसे अंदर कोई और भी मौजूद है, लेकिन मैं खुद को ये कहकर खामोश कर देती थी कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि सच ये था कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके कमरे में जाकर कोई सवाल करूं या किसी चीज़ की खो निकालूं, और ना ही अब मुझे पहले जैसा कोई शौक रहा था कि मैं किसी राज को जानने की कोशिश करूं और फिर जाकर अपने पति को कुछ बताऊं। मेरे दिन लगातार कामों में गुजर रहे थे। सुबह उठते ही घर में काम शुरू हो जाते थे, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और फिर बुआ जी की सेवा करना। इन सब के बीच मुझे अपने लिए सांस लेने का भी समय नहीं मिलता था। मैं हर समय थकन महसूस करती थी, शरीर भी थका हुआ था और दिमाग भी। कभी कभी रात को लेटते हुए मुझे लगता था कि मैं बस गिर जाऊं और सो जाऊं और किसी को कोई जवाब न दूं, लेकिन फिर सुबह वही सिलसिला शुरू हो जाता था। बुआ जी के कमरे से बैल बार बार बजती रहती थी और मैं जल्दी से उनके कमरे में जाती थी। वो कभी पानी मांगती थी, कभी खाना मांगती थी और कभी किसी चीज़ को अपनी जगह से हटवाना होता था। उनके कमरे में दाखिल होते हुए मैं हमेशा एक अजब एहसास महसूस करती थी, जैसे वहाँ कुछ ऐसा है जो नज़र से छुपा हुआ है। मैं एक दो बार रुककर कान लगाकर सुनने की कोशिश भी करती थी, लेकिन अंदर से सिर्फ खामोशी ही महसूस होती थी। फिर भी मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी रहती थी, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया था कि ये सब मेरी थकन की वजह से है, और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब किसी भी शक या सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे पास पहले ही इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं किसी नए सवाल का बोझ उठा सकूं। आजकल बुआ जी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती थी। पहले तो वही पुरानी रूटीन थी जो एक बिस्तर पर पड़े हुए इंसान की होती है, खामोश रहना, हरकत ना करना और ज़्यादातर समय लेटे रहना। लेकिन फिर अचानक उनको बार बार उल्टी आने लगी। वो अक्सर कहती थी कि मेरा दिल मचलाता रहता है और कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। मैंने शुरू शुरू में समझा कि शायद ये सब कुछ कमज़ोरी की वजह से हो रहा है या दवाई का असर है, लेकिन उनकी हालत तो दिन ब दिन बदलती जा रही थी। उन्हें अस्पताल ले जाने की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो खुद तो चल फिर नहीं सकती थी और उनको उठाना या ले जाना बहुत ही मुश्किल था। फिर एक दिन उनके चौथे महीने के चेकअप का टाइम आया, जिसके लिए डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि 4 महीने बाद ज़रूर दिखाना। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल का माहौल वैसे ही भारी और अजीब सा होता है। सफ़ेद दीवारें, लंबे रास्तों में चलते हुए लोग और हर तरफ एक खामोशी सी बेचैनी। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और फाइल देखकर कहा कि पैरालाइज में कोई ख़ास बेहतरी तो नहीं आई है। फिर मैंने उनकी नई परेशानियों के बारे में बताया कि इनको उल्टियाँ आती हैं और ये खाना भी ठीक से नहीं खा रही हैं और शरीर में कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि इन सब परेशानियों की तो कोई ख़ास वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट करवाने होंगे ताकि तसल्ली हो जाए। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। हम जल्दी में थे, इसलिए ज़्यादा देर अस्पताल में नहीं रुके थे। मैंने कहा था कि टेस्ट करवा लेते हैं, फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सच ये था कि बुआ जी को ऐसी हालत में बार बार अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल था। गाड़ी का इंतज़ाम करना, पैसों का खर्चा और उनकी हालत, सब कुछ हमारे लिए मुश्किल बना देता था। घर वापस आकर हमने टेस्ट करवा लिए थे। रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ गई थी। उसी दौरान मेरे पति ने फैसला किया कि वो रिपोर्ट्स किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाने के बजाय मोहल्ले के ही किसी झोलाछाप डॉक्टर के पास ले जाएंगे।
वो कहते थे कि वो सिंपल इलाज करता है और जल्द ही बता देता है कि क्या परेशानी है, और पैसे भी कम लेता है। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। घर के हालात पहले ही ख़राब थे। शाम को वो रिपोर्ट्स लेकर वहाँ चले गए। जब वो घर वापस आए तो उनके चेहरे का रंग बदल चुका था। वो काफ़ी गुस्से में थे, परेशान थे, और उनके कदम तेज़ थे, जैसे वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हों। घर में दाखिल होते ही उन्होंने एक ही सवाल बार बार दोहराना शुरू कर दिया कि घर में कौन आता है, घर में कौन आता है। मैंने हैरान होकर कहा, कोई नहीं आता, आप क्या बातें कर रहे हैं। वो मेरे और करीब आए और जोर से बोले, सच बताओ रागिनी, मेरे जाने के बाद घर में कौन आता रहा है। कोई लड़का या कोई बड़ी उम्र का आदमी कोई तो है जो इस घर में आता है। मैंने उनके चेहरे को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा शक था। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप तो डॉक्टर के पास गए थे, ये सवाल वहां से क्यों आ रहा है? वो बोले, तुम मेरी बात का सीधा सा जवाब दो, मुझे झूठ नहीं चाहिए। बताओ, क्या इस घर में कोई आता रहा है? मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा कि मुझे बुआ जी के कमरे से अक्सर किसी की आवाज़ आती थी, जैसे कोई अंदर आता है, लेकिन बुआ जी ने मुझे हमेशा कमरे में आने से मना किया हुआ था। ये सुनते ही मेरे पति के चेहरे पर जैसे कोई बिजली सी गिरी। वो एकदम दीवार के पास गए और जोर से दीवार पर हाथ मारा। उनके अंदाज में ऐसा था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी बात समझ आ गई हो। उन्होंने कहा, बस मुझे समझ आ गया। मैंने घबराकर पूछा, क्या समझ आ गया, क्या बात है? वो मेरी तरफ मुड़े और उनकी आवाज़ भारी हो गई थी, और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। उन्होंने कहा, बुआ जी माँ बनने वाली हैं। इस टाइम ये बात ऐसी थी जिसका ना कोई सर था और ना ही पैर था, और बिल्कुल ऐसी बात थी कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे सुनने को मिलेगी। और मैं क्या, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि एक बूढ़ी औरत जिसने कभी शादी नहीं की और अब वो पिछले 4 महीने से बिस्तर पर पड़ी है, जो पैरालाइज की पेशेंट है, वो गर्भवती कैसे हो सकती है। मैंने कहा कि आपको कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में तो कोई और आदमी है ही नहीं, और बुआ जी ने तो कभी शादी भी नहीं की। ये बात मुमकिन ही नहीं है। इतनी उम्र में आकर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आवाज़ में हैरानी भी थी और डर भी था। मेरे पति गुस्से में टहल रहे थे। उनके कदम तेज थे और चेहरा लाल हो रहा था, जैसे वो किसी अंदरूनी दबाव में हो। उन्होंने कहा, शायद डॉक्टर से गलती हो गई होगी, इसलिए मैं बड़े डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। प्रार्थना करो कि वो ये कह दे कि ये सब गलत है, नहीं तो इस घर में बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। उनके अंदाज में खतरे का एहसास था, जैसे वो किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहे हों। वो जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने भी मुझे डांट दिया था। उन्होंने कहा, तुम कहाँ होती हो, तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ रहता है? ये छोटा सा घर है, 2 लोगों का, इसमें भी तुम लापरवाही करती रहती हो। अगर कुछ गलत निकला तो तुम भी बराबर की जिम्मेदार होगी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? लेकिन वो मेरी बात सुने बिना दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चले गए थे। घर में एकदम खामोशी छा गई थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर अंदर से बेबसी के साथ किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आए। उनके हाथ में रिपोर्ट्स थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शिकस्त थी। वो अंदर आए और सीधा कागज़ एक तरफ फेंक दिए। उनकी आवाज़ गूंजी और उन्होंने कहा, ये रिपोर्ट्स ठीक है। बुआ जी को इस उम्र में ये हरकतें करते शर्म नहीं आई? किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी। ये सुनते ही मेरे हाथ से कप लगभग गिर गया था। मेरे दिमाग में एक लम्हे को जैसे सब कुछ रुक गया हो। मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी आंखों में यकीन था और गुस्सा भी। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, बात करने का। हम दोनों सीधे बुआ जी के कमरे में गए। कमरा वैसे ही बंद था। अंदर से हल्की सी स्मेल और खामोशी महसूस हो रही थी। बुआ जी बेड पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन आंखें अभी भी खुली हुई थी। मेरे पति अंदर दाखिल होते ही कड़क आवाज़ में बोले, बुआ जी ये क्या है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको यही सब करना था तो आप पहले भी अपनी खुशियों को चुन सकती थी। ये सब करने की आपकी उम्र नहीं है। आप कितनी घटिया हरकतें कर रही हैं। उनके शब्द दीवारों से टकरा रहे थे। मैंने बुआ जी की तरफ देखा। वो पहले ही खामोश रहीं, फिर उनकी आंखों में पानी आ गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी बेबसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उनके गले में फंस गए थे। वो सिर्फ हमें देखती रही और फिर नजरें झुका ली। उसी लम्हे मेरे दिल में पहली बार उनके लिए तरस आया था।
मुझे लगा शायद हम किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसकी हकीकत कुछ और हो, लेकिन मेरे पति के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। वो वहाँ से निकले और बाहर जाकर ऐसी बातें करते रहे जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रात को मानव देर से वापस आए थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, चाय भी नहीं पी थी। उनका आज मूड बहुत ही खराब था। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। मैंने धीरे से कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है? उन्होंने समझदार अंदाज में कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारा ही कसूर है जिसने ये किया है। कोई किसी का हाथ पकड़कर गलती नहीं करवाता। मुझे बस ये पता चल जाए कि वो कौन है। मैं खामोश हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अब हमें कुछ करना होगा। मैंने पूछा, क्या करना है? उन्होंने कहा, बुआ जी को अस्पताल ले जाना होगा, इस मामले को ख़त्म करना होगा। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से कहा, मतलब? उन्होंने कहा, और क्या मतलब होता है? तुम क्या चाहती हो कि हम ये बदनामी अपने सर पर ले लें? मैं खामोश हो गई। उन्होंने फैसला सुना दिया कि कल ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे और इस मामले को ख़त्म करवाएंगे। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, और अलका आंटी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर वो कल आईं तो हम सुबह ही निकल जाएंगे। मैंने कहा, वो तो अक्सर आती हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए सुबह जल्दी जाना होगा। रात का टाइम था, घर में अजीब सा सन्नाटा था। बुआ जी ने बैल बजाई, मैं उठने लगी तो मेरे पति ने सख्त आवाज़ में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। उन्हें पड़े रहने दो। मैंने कहा, शायद उन्हें पानी चाहिए होगा। उन्होंने कहा, क्या तुमने पानी नहीं रखा था? मैंने कहा, रखा था, लेकिन वो फिर भी मुझे बुलाती है। मानव ने कहा, वो खुद पी लेंगी, उनके हाथ सलामत हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे भी रोक दिया और कहा कि सो जाओ। मैं थकान से पहले ही टूटी हुई थी और फिर धीरे धीरे वो रात भी इसी भारी खामोशी में डूब गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर रोज की तरह उठकर सीधा मैं बुआ जी के कमरे में गई। दिल में कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ यही सोच थी कि उन्हें उठाकर मुंह धुलवाकर और फिर अस्पताल ले जाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने कमरे में जाकर धीरे से कहा, बुआ जी उठ जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हमें अस्पताल जाना है। वो इसी तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी जैसे हमेशा लेटी रहती थी। मैंने दोबारा उन्हें आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो गहरी नींद में सो रही हैं। मैं उनके करीब गई और उनके कंधे को हिलाया। जैसे ही मैंने उन्हें हिलाया, उनका बाजू बेजान सा हुआ। वो उठा और फिर धीरे से नीचे गिर गया। उसी लम्हे मेरे हाथ रुक गए थे। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा था और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से बुआ जी को आवाज़ दी, बुआ जी उठ जाइए, बुआ जी। लेकिन इस बार भी कोई हरकत नहीं हुई थी। मेरी आवाज़ कांपने लगी और मैं तेज़ी से बाहर भागी और अपने पति को आवाज़ दी, मानव देखिए, जल्दी चलिए, कुछ ठीक नहीं है। वो भागते हुए अंदर आया और सीधा उनके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और चेहरा देखा। फिर एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गए। उनकी आंखों में एकदम से डर और इनकार एक साथ आ गए थे। फिर उन्होंने जोर से कहा, बुआ जी उठो, बुआ जी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा हाथ पकड़ा और फिर अचानक उनका चेहरा बिगड़ गया। उनकी आवाज़ टूट गई और वो बोले, ये क्या हो गया है? ये कैसे हो सकता है? फिर डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर के बाद हकीकत हमारे सामने आ गई कि बुआ जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सुनकर मेरे पति के हाथ से सब कुछ गिर गया था। वो एकदम ज़मीन पर बैठ गए और रोने लगे। उनकी आवाज़ घर में गूंज रही थी और वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सोचा भी नहीं था। उनके शब्दों में पछतावा था और दर्द था। वो कह रहे थे कि लगता है मेरी बातों ने उन्हें तोड़ दिया। मैं भी वहीं खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस करूं। दुख भी था और एक अजीब सी खामोशी भी, जैसे घर में किसी ने अचानक वक्त रोक दिया हो। कुछ देर के बाद रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया। घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। हर तरफ अफसोस की आवाज़ थी और सन्नाटे में धीरे धीरे शोर भरने लगा। उसी दौरान अलका आंटी भी आईं। वो अंदर आईं तो उनके चेहरे पर कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सीधे कमरे में गईं, बुआ जी को देखा, कुछ देर खड़ी रहीं और फिर खामोशी से बाहर आ गईं। न उन्होंने कुछ कहा न कुछ पूछा, बस चुप थीं। जो उनके साथ आई थी और उनके साथ ही चली गईं। बुआ जी के क्रियाक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका कमरा खाली हो गया था, वही कमरा जहाँ कभी अजीब सी खामोशी होती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। दीवारें भी जैसे बेजान हो गई हों। मेरे पति पर यह सब बहुत भारी था। पहले दिन वो बिल्कुल खामोश रहे, न खाना खाया, न किसी से बात करते। वो सिर्फ बैठे रहते थे और कभी कभी तो उनकी आंखें भर आती थी। एक हफ्ता इसी कंडीशन में गुजर गया था। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगे थे, लेकिन पुरानी जिंदगी वापस नहीं आ सकी। मैं भी खामोश थी और वक्त के साथ खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हकीकत ये थी कि मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। जिंदगी फिर भी चलती रहती है, चाहे दिल के अंदर कितने ही सवाल क्यों न रह जाएं। एक दिन मैं घर के सारे काम खत्म करके फ्री बैठी थी। घर में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। न किसी के आने की आवाज़ थी, न जाने की हलचल थी। बुआ जी के ताने के बाद अब ये घर सिर्फ मेरा था, और एक छोटा सा घर जिसमें पहले 2 लोग रहते थे, अब सिर्फ मैं अकेली रह गई थी। मेरे पति तो शाम को ही घर वापस आते थे। काम बहुत कम थे, लेकिन वक्त बहुत भारी लगता था। पहले कम से कम कोई आवाज़ तो होती थी कि कोई बुलाने वाला, कोई हुक्म देने वाला है। अब सिर्फ दीवारें थीं और खामोशी थी। मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था, इसलिए बाहर की दुनिया से भी कांटेक्ट नहीं था। दिन गुजरते थे और रातें और भी लंबी हो जाती थी। मैं कुछ देर कमरे में बैठी रही, फिर उठकर धीरे धीरे बुआ जी के कमरे की तरफ चली गई। वो कमरा अब खाली था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सा एहसास मौजूद था। मैं अंदर गई और बिना सोचे समझे बुआ जी के बेड पर जाकर लेट गई। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन वो एक ऐसा लम्हा था जैसे दिमाग थक चुका हो और शरीर को कोई जगह चाहिए हो। मैं लेटी हुई थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे बेड हिल रहा हो, जैसे कोई नीचे बैठा हो और बेड को कोई हिला रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं जल्दी से उठ गई, मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कमरा वैसा ही खाली था, लेकिन खामोशी पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी। फिर मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। खिड़की के पास एक औरत खड़ी हुई थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, उसका रुख खिड़की की तरफ था और बाल हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। मेरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वो बोली नहीं। वो वैसे ही खड़ी रही जैसे वो मुझे सुन ही नहीं रही हो। मैंने दोबारा कहा, यहाँ कैसे आई हो और इस समय क्या चाहती हो? फिर उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आया, मेरी सांसें रुक गईं। वो मेरे पति की बुआ थी। मेरी आंखों के सामने जैसे सारी दुनिया धुंधला गई हो। वो मुझे देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी खामोशी थी। फिर उन्होंने धीरे से बेड की तरफ इशारा किया, जैसे वो मुझे कुछ दिखाना चाह रही हों। मैंने डरते हुए बेड की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे नीचे कुछ है या कुछ छुपा हुआ है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैंने घबराकर कहा कि नहीं नहीं, यहाँ मत आओ, यहाँ से चली जाओ। मेरी आवाज़ टूट रही थी। मेरा शरीर जैसे जम गया हो। मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक मुझे किसी ने जोर से हिलाया। मैं एक झटके से उठ गई। मेरे सामने मेरा पति था। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं पसीने से भीगी हुई थी और सांस तेज थी। वो मुझे देखकर बोले, क्या हुआ है? क्या कोई बुरा सपना देख लिया? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि हाँ, बहुत बुरा सपना था। उन्होंने कहा, क्या देखा? मैं कुछ देर खामोश रही। मेरे दिमाग में वो नज़ारा बार बार चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। वो मेरे पास बैठ गए और धीरे से बोले, तुम बहुत थक जाती हो, इसलिए ऐसे सपने आते हैं। सो जाओ, आराम करो। मैंने सर हिला दिया और आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो नज़ारा मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। वो खिड़की, वो इशारा और वो बेड। मैं खुद को समझा रही थी कि ये सिर्फ सपना था, लेकिन दिल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बार बार यही कह रहा था कि ये सिर्फ सपना नहीं था। कुछ दिन तक यही कंडीशन रही। मैं रोज़ के काम करती रही, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और उलझा रहता था। और फिर वो बात मेरे अंदर बैठ गई कि शायद वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। शायद ये सिर्फ मेरे डर और थकान का नतीजा था। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास फिर भी नहीं था। इधर हालात दिन ब दिन और भी बिगड़ते जा रहे थे। मेरे पति की जो थोड़ी बहुत नौकरी थी, वो भी खत्म हो गई थी। अब सिर्फ मजदूरी का सहारा रह गया था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाते थे और शाम को थके हुए वापस आते थे। उनके चेहरे पर हर समय गुस्सा और बेबसी एक साथ होती थी। पहले इस घर में कम से कम कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था। कभी रोटी के साथ कोई सब्जी बन जाती थी,
कभी सिंपल सा खाना बन जाता था, लेकिन अब हालात ये हो गए थे कि अक्सर सिर्फ एक समय की रोटी ही नसीब होती थी। मैं भी अंदर से टूट रही थी। घर की दीवारें भी जैसे खामोशी से हमारे हालात को देख रही थी। हर दिन एक जैसे बोझ के साथ गुजरता था। न कोई खुशी थी, न कोई हल्की सी हंसी, सिर्फ थकान और परेशानी थी। मेरा सर अक्सर दर्द करता रहता था। मैं हर समय सोचों में खोई रहती थी और उन्हीं सोचों के बीच वही सपना बार बार आता था। वो नज़ारा, बुआ जी का उनका कमरा और वो बेड की तरफ इशारा। कभी वो मुझे खिड़की के पास खड़ी हुई नजर आती थी, तो कभी बेड के पास दिखाई देती थी। उनका अंदाज हमेशा खामोश और अजीब सा होता था। मैं डर जाती थी। आँख खुलने के बाद भी देर तक कांपती रहती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये सपना क्यों बार बार आ रहा है। मैं खुद को समझाती थी कि ये सिर्फ दिमागी दबाव है, थकान है और शायद दिल के अंदर छुपे हुए डर का असर है, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं होता था। एक दिन मोहल्ले में किसी ने अपने घर में हवन पूजन रखा था। कुछ औरतें मुझे भी बुलाने आई थी। मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, कम से कम दिल को थोड़ा सुकून ही मिल जाएगा। मेरे पति ने भी मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो खुद भी बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मैं वहाँ गई। वहाँ घर के माहौल से बिल्कुल अलग सुकून भरा माहौल था। लोग बैठे हुए थे, हवन हो रहा था और आखिर में प्रार्थना करने के बाद मन को शांति मिली थी। मैंने भी आंखें बंद करके प्रार्थना की थी और अपने दिल की सारी परेशानियां ईश्वर के हवाले कर दी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि जो भी मैं सपने में देख रही हूँ, मुझे सब कुछ समझ आ जाए। हवन हो जाने के बाद मैंने वहाँ मौजूद पंडित जी से बात की। ये पंडित जी भविष्यवाणी भी करते थे। मैं उनके पास गई और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और पूछा, बताओ बेटी, क्या परेशानी है? मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैंने उनको सारी बात बतानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा कि मेरे पति की बुआ इस दुनिया से जा चुकी हैं। वो हमारे साथ हमारे ही घर में रहती थी, लेकिन वो बार बार मुझे सपने में दिखाई देती हैं और हर रोज़ मुझे एक ही सपना आता है। कभी वो मुझे खिड़की के पास नज़र आती हैं, कभी बेड की तरफ इशारा करती हैं और हर बार मैं डर जाती हूँ। पंडित जी खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये सपना बार बार आना कोई इत्तेफाक भी हो सकता है और कोई इशारा भी हो सकता है। तुम उनके लिए घर में हवन करवाओ, क्योंकि कभी कभी दिल का सुकून भी सपनों को बदल देता है। मैंने कहा, मैं तो खुद भी घर में पूजा करती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। हम कोई बड़ी पूजा नहीं करवा सकते, ना ही कुछ और। वो बोले, कोई बात नहीं बेटी, अपने घर में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती रहो। उनके नाम से सुबह सुबह पूजन करो। उन्होंने एक और बात धीरे से कही कि जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाते, तब तक लगातार उनकी आत्मा के लिए पूजा करती रहो, क्योंकि कभी कभी लोगों के दिल में बातें रह जाती हैं और कभी कभी दिमाग हमें उन्हीं सपनों में लेकर चला जाता है। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया था, लेकिन मेरे दिल में फिर भी वही उलझन थी कि अगर ये सब दिमागी परेशानी है, तो सपना हमेशा एक ही क्यों आता है। घर वापस आकर भी मैं काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचती रही। रात को मैंने बुआ जी के लिए प्रार्थना की और उनका नाम लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भी खूब सारी प्रार्थना की, लेकिन फिर भी वो सपना फिर से आया था। बल्कि मुझे ऐसा लगने लगा कि वो सपना मेरे अंदर गहरा होता जा रहा है। और एक दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि जो कुछ सपने में होता है, मैं उसे एक बार हकीकत में करके देखूंगी, क्योंकि मेरा दिमाग अब इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि ये सिर्फ सपना है। इस सपने में मैं अक्सर उनके कमरे में जाती थी, बिस्तर के पास बैठ जाती थी और फिर वो मुझे देखती थी और बिस्तर की तरफ इशारा करती थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सा डर और इंटरेस्ट दोनों एक साथ थे। मैं सोचने लगी कि अगर मैं भी वैसा ही करूं जैसा सपने में करती हूं, तो शायद मुझे कोई जवाब मिल जाए। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, क्योंकि ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। मैं डर रही थी कि कहीं हकीकत में भी कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक जिद थी, एक बेचैनी थी, जो मुझे खामोश बैठने नहीं दे रही थी। और इसी बेचैनी के साथ मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस बात को खुद समझने की कोशिश करूंगी। अगले दिन मैंने घर के सारे काम रोज के मुताबिक पूरे कर लिए थे। घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना और बाकी छोटे मोटे काम भी खत्म करने के बाद लगभग मैं शाम के 5 बजे तक फ्री हो चुकी थी। ये वही समय था जो अक्सर मेरे सपने में भी होता था, क्योंकि सपने में भी शाम का ही समय हो रहा होता था। इसी वजह से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी जो पहले से ही मौजूद थी। मैंने कुछ देर कमरे में बैठकर सांस बहाल की थी और फिर धीरे धीरे बुआ जी के कमरे की तरफ चल पड़ी थी।
वही कमरा जो अब खाली था, लेकिन फिर भी किसी भारी एहसास से भरा हुआ लगता था। मैं अंदर दाखिल हुई तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आवाज़ भी वहां आकर रुक जाती हो। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और एक नज़र चारों तरफ देखा। बुआ जी की अलमारी उसी जगह पर खड़ी हुई थी। मैं बिना सोचे समझे उसके करीब गई और अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर सिर्फ कपड़े थे, कुछ पुराने कपड़े, कुछ फोल्ड किए हुए कपड़े भी थे और कुछ बिखरे हुए कपड़े भी थे। साथ ही कुछ पुराने कागजात रखे हुए थे और कुछ पुरानी फोटोज भी थी। मैंने एक एक चीज को ध्यान से देखा। मेरे दिमाग में वही पुरानी बातें घूमने लगी। वो अंगूठी जिसके बारे में मुझे आज तक शक था कि वो असल में क्या थी। मैंने अलमारी बंद कर दी और फिर मेरी नज़र बिस्तर की तरफ गई। वही बेड जिस पर वो हमेशा लेटी रहती थी। मैं धीरे से चलकर उसके पास गई और कुछ लम्हे खड़ी रही। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे अंदर कुछ होने वाला हो। मैं हिम्मत करके बेड पर बैठ गई, फिर धीरे से लेट गई और आंखें बंद कर लीं। मुझे अब डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत करनी थी। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जैसे वक्त रुक गया हो। सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी और दिल की धड़कन की। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले को याद किया और फिर धीरे से आंखें खोली। सामने कुछ भी नहीं था, कमरा वैसा ही खाली था और खामोशी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक धीरे से बेड हल्का सा हिला। मुझे ऐसा लगा जैसे बेड के नीचे कुछ मौजूद हो। मैं जल्दी से सीधी हो गई और उसी में मेरी नज़र बेड के नीचे गई। वहाँ एक चीज़ नज़र आई, एक पुराना सा संदूक जो लोहे का था, भारी था, जिस पर बहुत सारी खरोचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कई बार इस्तेमाल किया हुआ है। इसके ऊपर वाला हिस्सा एक मजबूत कुंडे के साथ जुड़ा हुआ था। असल बात ये थी कि ये बेड इसी संदूक के ऊपर रखा हुआ था और संदूक के कुंडे की वजह से बेड का एक पाँव पूरी तरह से ज़मीन को नहीं छू रहा था। इसी वजह से वो हिलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं कुछ लम्हे वहीं जमकर बैठी रही, फिर धीरे से नीचे उतरी और बेड को एक तरफ किया। मेरा दिल इस समय बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने झुककर वो संदूक बाहर निकाला। वो काफ़ी भारी था। उसे दोनों हाथों से उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उसे घसीटकर कमरे के बीच में ले आई थी और उसे ज़मीन पर रख दिया था। मैं उसके सामने बैठी हुई थी और आंखें उस बंद संदूक पर जमी हुई थी। उसके ऊपर बहुत जंग लगा हुआ था, जैसे ये काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ हो। मैंने एक लम्हे के लिए हाथ आगे बढ़ाया और फिर रुक गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इसके अंदर आखिर है क्या? जब मैंने वो संदूक खोला तो मेरे हाथ एक लम्हे के लिए कांप गए थे। उसके अंदर जो कुछ था वो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा था। सोने के बिस्किट, सोने की ज्वेलरी का पूरा सेट, वही भारी सोने की अंगूठी जिसके बारे में इतने दिनों से मैं शक में थी, और इसी के साथ कुछ कागजात भी थे। मैंने कागजात उठाकर देखे तो वो किसी बड़े बंगले और ज़मीनों के थे। मेरे दिमाग ने उस समय काम करना ही बंद कर दिया था। मैं सिर्फ एक ही बात सोच पा रही थी कि ये सब हमारे घर में कैसे छुपा हुआ था। ये सब देखकर मेरे हाथ पांव जैसे सुन्न हो गए थे। मैंने जल्दी से संदूक बंद कर दिया और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। मैंने उसे एक कोने में रख दिया और खुद उसके सामने बैठ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग बार बार यही सवाल कर रहा था कि अब क्या होगा। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अलका आंटी अंदर आईं। उनके चेहरे पर अजीब सी सीरियसनेस थी, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। मैंने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने अंदर आते ही मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने संदूक खोल लिया होगा ना? मैं एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर मैंने कहा, कौन सा संदूक? वो धीरे से मुस्कुराई, जैसे मेरी बात को समझ रही हों। उन्होंने कहा, वही संदूक जो बेड के नीचे था। मैंने कहा, आपको कैसे पता? उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे सब पता है। फिर वो कुर्सी पर बैठ गईं और बोली, तुम्हारी बुआ सास शारदा कोई मामूली औरत नहीं थी। वो जब इस मोहल्ले में रहती थी तो वो अकेली थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक घर में काम करती थी, और एक बहुत अमीर आदमी के घर में। वही उसका असली काम था। वो सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वो उस घर के सेठ से मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। अलका आंटी ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था, न तुम्हारे पति को और ना ही मोहल्ले वालों को। सेठ भी उससे मोहब्बत करता था और उससे शादी करने के लिए भी तैयार था, लेकिन जब बात मानव की आई तो सेठ ने कहा कि मानव की जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही शारदा को मानव से मिलने देगा। शारदा को यही ख्याल आया कि उसका भतीजा उसके बिना टूट जाएगा, इसलिए उसने मानव की खातिर इस रिश्ते को बचाकर तो रखा, मगर कभी सेठ से शादी नहीं की। उसने अपनी सारी जिंदगी एक झूठ के पर्दे में गुजार दी।
उसने उस सेठ से तुम्हारे पति की खातिर बहुत सारे पैसे लिए, सोना जेवर और यहाँ तक कि एक बंगला भी, लेकिन वो सब कुछ छुपा कर रखा। वो जानती थी कि अगर मानव को उसकी मोहब्बत के बारे में पता चल गया तो वो टूट जाएगा और शारदा को कहेगा कि वो सेठ के पास चली जाए। शारदा कुछ भी करके अपने इकलौते भतीजे, अपने भाई भाभी की अमानत को दुनिया के हवाले नहीं छोड़ सकती थी और वो अपने भतीजे का भविष्य अपने हाथों से बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए वो सब कुछ एक बंद संदूक में बंद करके छुपाती रही और दूसरी तरफ सेठ के साथ मोहब्बत का खेल खेल कर उसको तसल्ली देती रही। एक दिन वो उससे शादी करेगी। ज़रूरत के वक्त ही वो सब कुछ इस्तेमाल करती थी। मैंने हैरानी से कहा, तो वो इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ इस तरह गरीबी में क्यों रहती थी? अलका आंटी ने कहा कि वो तुम्हारे पति के लिए ये सब कुछ करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसका भतीजा इस सच को जान ले, इसलिए वो हमेशा से अलग और खामोश रही। मैंने कहा, ये तो उन्होंने अपने साथ बहुत गलत किया। अलका आंटी बोली, ये सब कुछ ना उसके लिए पूरी तरह से ठीक था और ना ही गलत था। सही इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता। सेठ की एक दिन अचानक से मौत हो गई तो उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ उसकी शादी उसके साथ नहीं हुई, वरना जाने उसकी ज़िंदगी का क्या होता। वो अपने भतीजे के लिए एक अच्छी माँ की तरह थी, लेकिन अपने बीते हुए कल में वो एक ऐसा रिश्ता भी रखती थी जो छुपा हुआ था। उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसका फैसला ऊपर वाले ने किया होगा। वो चोरी चुपके सेठ के घर जाती थी और वहाँ जाकर काम करती थी। सेठ के बंगले में किसी को भी नहीं पता था कि सेठ शारदा से मोहब्बत करता था। शारदा उसकी याद में वहाँ जाती थी। सेठ के दिए हुए तोहफे उसने बहुत संभाल कर रखे थे, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन ये सब कुछ उसके भतीजे के काम आएगा। अलका आंटी की बातें सुनकर मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैं सोच रही थी कि जिस औरत को मैं इतने दिनों से एक सख्त और सयानी औरत समझ रही थी, वो हकीकत में एक सीरियस जिंदगी गुजार रही थी। अलका आंटी ने उठते हुए कहा, अब ये सब तुम लोगों का है, अपना फर्ज पूरा करके जा रही हूँ। और फिर वो चली गई। मैं काफ़ी देर तक इस कमरे में बैठी रही, संदूक को देखती रही और सोचती रही कि यह हकीकत है या कोई सपना। उसी समय मानव घर पर आ गए थे। उनके चेहरे पर वही थकन थी जो हर रोज़ होती थी। मैंने धीरे से उन्हें बुलाया और कहा कि आपको कुछ दिखाना है। वो मेरे पास आए और जैसे ही मैंने संदूक खोला तो उनकी आंखें फैल गईं। वो कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर बोले कि ये सब क्या है, कहाँ से आया? मैंने उन्हें सारी बात बताई, अलका आंटी की बात भी और संदूक की हकीकत भी। वो ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने सोने के बिस्किट उठाकर देखे, फिर कागजात देखे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कंडीशन थी। हैरानी भी थी, खुशी भी थी और एक अनजाना सा डर भी था। वो बोले, हम तो दाल रोटी के पैसे भी मुश्किल से पूरे करते थे और ये सब हमारे घर में छुपा हुआ था। उस रात हम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। न खुशी पूरी थी, न दुख खत्म हो रहा था। बस एक उलझन थी जो अंदर ही अंदर फैल रही थी। अगले दिन हम उस बंगले की तरफ गए। वो बहुत बड़ा और पुराना मगर सुंदर था। उसके दरवाजे खुलते ही जैसे अलग दुनिया सामने आ गई थी। अंदर कीमती सामान मौजूद था, फर्नीचर, ज्वेलरी और कुछ बंद कमरों में पुरानी यादें। सब कुछ खामोश था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। हमने धीरे धीरे समझ लिया कि सच में ये सब हमारे नाम था, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी हमारे दिल में रह गया कि ये दौलत किसी कीमत पर जमा हुई थी और उसके पीछे कितनी खामोश जिंदगियां छुपी हुई थी। वक्त गुजरता गया, हमारी जिंदगी बदल गई। मेरे पति आज भी अपनी बुआ के शुक्रगुजार हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी बुआ ने उनके लिए काफ़ी सारे त्याग दिए थे। हम एक बड़े घर में थे, हमारे पास पैसा था, सुविधा थी, लेकिन मेरे दिमाग में वो पुरानी रातें अभी भी रहती हैं। वो सपना, वो कमरा, वो बेड और वो संदूक। मैं अक्सर सोचती थी कि मैंने जीते जी बुआ जी का कभी ख्याल नहीं किया। कुछ लोग हमारे फ़ायदे के लिए ही हमसे हकीकत छुपाते हैं। उन्होंने अपने भतीजे की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी को अधूरा छोड़ दिया। एक ऐसे रिश्ते में बंधी रहीं जिसमें उन्होंने अपने भतीजे का फ़ायदा देखा और अपनी मोहब्बत को पूरा न कर सकी। हर इंसान के अंदर एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी का अंजाम हमेशा साधारण नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी हुई होती है जो हमेशा सामने नज़र नहीं आती। हम कभी कभी लोगों को उनके नेचर से परख लेते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। कभी कभी सख्त दिखाई देने वाला इंसान अंदर से बहुत नरम दिल होता है और कभी कभी अच्छा नज़र आने वाला इंसान अपने अंदर कई राज छुपाए हुए होता है। इसलिए हमें जल्दबाजी में किसी के बारे में कोई भी सुझाव कायम नहीं करना चाहिए। सब्र और समझदारी इंसान को बेहतर फैसलों तक ले जाती है।
दूसरों के हालात समझे बिना उस पर इल्ज़ाम लगाना कभी कभी ये गलत रास्ते पर ले जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और वो उन्हें अपने अपने तरीके से गुजारता है। असली अहमियत इस बात की है कि हम दूसरों के साथ इंसाफ करें और सच्चाई को वक्त के हवाले कर दें। बुआ जी का सेक्रीफाइस और उनकी पवित्रता आज भी हमारे दिल में है और वो आज भी हमारे लिए ज़िंदा हैं। हमने अपने घर में उनकी एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई फ़ोटो दीवार पर टांग रखी है। हम उन्हें रोज़ याद करते हैं और सोचते हैं, अगर आज वो हमारे साथ ज़िंदा होती तो शायद हम उनसे अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।